गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं अनुपमा सिंह आपको सेल चैप्टर पढ़ा रही थी बायोलॉजी में। और वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टुडे। इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम टोटल 4 ऑर्गेनेलीज को कवर करेंगे, जिसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 चीजों से बनी हुई है। ठीक है, एक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा गोल्जी बॉडी है, तीसरा हमारा लाइसोसोम्स है, चौथा हमारा वैक्यूल्स है। और इसको याद करने का कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है, ये मेरा एक छोटा सा क्या कहते हैं निमोनिक्स गर्ल प्लस वी, बस मेरा याद करने का तरीका था, मैंने ऐसे याद किया था। मे भी अगर तुम लोगों को हेल्प कर पाए तो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, ये ऑर्गेनेलीज को ही क्यों हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लिया है, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, बस यही एक रीजन है कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है they have coordinated functions together, they work together. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, I hope ये दिख रहा होगा, structure and function, many of these are considered together. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेलीज हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस में डिफर कर रही होती हैं। many of these are considered together, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो ऐसे हैं वो टुगेदर परफॉर्म करते हैं एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, because their functions are coordinated. As I have already mentioned, the endomembrane system include the endoplasmic reticulum. क्या क्या आती है endomembrane system में? Golgi complex. Third is lysosomes and vacuoles. Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, they are not considered as part of the endomembrane system. अब यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, इन तीनों का आपस में कोई भी फंक्शन नहीं है, एक साथ फंक्शन नहीं है, तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सबसे पहला हम कौन सा ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब चलो पहले मैं रीड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों को दिखाते जाऊंगी साइड में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेट, जाल। ठीक है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के पास एक बहुत ही जाल पड़ा हुआ है, उस जाल को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. ये देख सकते हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन होती है। ये रहा एक मेम्ब्रेन, आप लोगों को ये दिख रही है, दूसरी ये दिख रही है ना? न्यूक्लियस में भी हमारे डबल मेम्ब्रेन है। और जो आउटर साइड का जो मेम्ब्रेन है, आउटर साइड के मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही ये हमारा ये दिख रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? यही आप लोगों को क्या है? यही हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये इसी को कहते हैं जाल, और ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरी चीज क्या है? एंडोप्लाज्मिक ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। कुछ जो एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि इस एंडोप्लाज्मिक, रुक जाओ मैं आपको साफ साफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पास वाले साइड्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियस के बहुत पास वाले साइड होते हैं, वहां पे आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इनको कहते हैं राइबोसोम्स। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पोर्शन में
वहां पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स का फंक्शन मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो जहां जहां पे ये राइबोसोम्स, वैसे वैसे जगह जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उस पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये वाला एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे? ईआर प्लस राइबोसोम्स लगे हुए हैं ना, राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो इसको क्या कहेंगे हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको क्या दिख रही होगी? आधे जगह पे राइबोसोम्स अटैच्ड है और आधे जगह पे नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन में, आई होप ये दिख रहा हो। तो इस वाले पोर्शन में क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ क्यों है? क्योंकि उस पे राइबोसोम्स नहीं लगा हुआ है ना? राइबोसोम्स नहीं है तो वो स्मूथ है। अच्छा, एक इसमें फंक्शन का अगर देख लिया जाए तो फंक्शन का क्या है? राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन कर सकता है? राइबोसोम्स है उसके पास, राइबोसोम्स का फंक्शन मैं बता चुकी हूँ, प्रोटीन बनाना। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा फिर? स्मूथ है तो लिपिड्स बनाएगा। स्मूथ है ना, चिकना है तो चिकनी चिकनी चीजें बनाएगा, है ना? चिकनी चिकनी चीजों में हमारे पास क्या आ जाएंगी? लिपिड्स आ जाएंगे। लिपिड्स बनाने का काम कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। अब ये जो चीज मैंने बताई है, इसको हम रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी से। The ER often shows ribosomes attached to their outer surface. Outer surface पे कुछ ribosomes attached होते हैं. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. जहाँ जहाँ endoplasmic के endoplasmic reticulum पे ribosomes लगे वो rough endoplasmic reticulum कहेंगे. In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि RER का फंक्शन क्या होगा? वहां पे राइबोसोम से तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा और कुछ सिक्रेशन का काम करेगा। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आउटर लेयर दिख रहा है आपको, आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। वहां पे आप देख सकते हैं कि इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है वहीं के एक्सटेंशन से ये क्या बना हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है। ओरिजिन के बाद जो जहाँ पे जो पास है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, वहां पे ज्यादातर जो राइबोसोम्स होते हैं वो वहीं पे अटैच्ड होते हैं। और जितना थोड़ा सा हम थोड़ा, वैसे तो ये सारी पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही न्यूक्लियस के पास होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के पास होता है, वहां पे राइबोसोम्स ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं। Hence, the ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is inside ER and extraluminal cytoplasm compartments. अच्छा, ये चीज बतानी है मुझे, ये चीजें देखो, ये भी देख लो, ये भी सीखो। ये देखो, मान लो ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा सेल है, ठीक है? ये हमारा सेल है। सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर क्या होता है? सबसे पहली चीज उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म।
वैसे ही अगर कोई ऑर्गेनली है, जैसे मान लो सपोज, वैसे ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना दिया मैंने, लेकिन अगर कोई भी सेल के अंदर जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अगर इस सेल के अंदर कोई भी क्या कहते हैं ऑर्गेनली है, अगर सपोज अभी हम किसकी बात कर रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो अलग फ्लूइड भरा है उसको क्या कहेंगे हम, बताओ। ये वाला तो साइटोप्लाज्म हो गया। और सपोज अगर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया बोल रही हूँ मैं, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके अंदर एक फ्लूइड, ये क्या हो गया, एक तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। अगर किसी ऑर्गेनेली के अंदर इसके अंदर भी तो फ्लूइड होंगे ना, इसके अंदर भी तो मैट्रिक्स होगी, इसके अंदर का क्या कहेंगे, ये वाला साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको क्या कहेंगे, ल्यूमिनल कहेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें जो ये ल्यूमिनल और साइटोप्लाज्म ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं सेल के अंदर ही। ये ऑर्गेनेली का अंदर के फ्लूइड को क्या कहेंगे, ल्यूमिनल कहेंगे, और ऑर्गेनेली के बाहर के फ्लूइड को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे। वैसे तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन इसको क्या कह सकते हैं हम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब जो ऑर्गेनेली के अंदर है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ऑर्गेनेली के बाहर जो फ्लूइड है, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो इससे क्या होता है, सेल के अंदर ही दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं। इसमें यही चीज लिखा हुआ है। द स्मूथ, ये चीज हो गया, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये चीज मैंने अभी अभी बताई है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स का काम करेगा। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय SER। स्टेरॉइडल हार्मोन्स इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ एनिमल सेल्स, और ये एनिमल सेल्स में कौन बनाएगा, SER ही बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, गोल्जी अपैरेटस। Golgi apparatus, Camillo Golgi, 1898, first observed densely stained reticular structures near the nucleus. These were later named as Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 μm to 1 μm diameter. ये डेटा अभी तक आएगा नहीं। They are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically. अच्छा, अभी मैं तुमको ये वाला बता देती हूँ, इसका फेस। यहीं पे अच्छा सा बनाऊंगी। अच्छा सा नहीं, अच्छा सा तो तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो मुझसे कि मैं अच्छा डायग्राम बना लूंगी, है। देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसी के पास जस्ट ये कौन सी ऑर्गेनेली आती है, बताओ बताओ, यही नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं, ये है हमारी गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये हमारी गोल्जी बॉडी है। अब गोल्जी बॉडी में अच्छा, इनका जो रोल्स कैसे कोऑर्डिनेटेड है वो मैं तुमको बताती हूँ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें यहाँ पे क्या क्या सिंथेसिस हो रहा है। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या कर रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या कर रहा है, लिपिड्स बना रहा है। तो इनका जो सिक्रीशन है, चाहे वो लिपिड्स है या प्रोटीन्स है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर ही अंदर ल्यूमेन के थ्रू होते हुए यहाँ पे छोटे छोटे वेसाइकल्स बनाएंगे, और ये वेसाइकल्स क्या करेंगे, गोल्जी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे वेसाइकल्स क्या करेंगे, गोल्जी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, मान लो सपोज यहाँ ये वाला है, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स ही बन रहे हैं ना, यहाँ से लिपिड्स आ जाएगा।
यहाँ से प्रोटीन्स आ रहे हैं, थोड़ी बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन होता है जैसे प्रोटीन्स है, तो RER प्रोटीन्स बना रहा है तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा, या फिर जो भी हमें मॉडिफिकेशन, मेजर मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगा, गोल्जी बॉडी में होगा। और जैसे वो लिपिड्स बना रहा है तो ग्लाइकोलिपिड्स, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ग्लाइकोलिपिड्स में उसको कन्वर्ट कर देगा, उसका मॉडिफिकेशन कर देगा। तो इसीलिए उसके क्या कहते हैं, उसके जो रोल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के कोऑर्डिनेटेड है, ये दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। अब गोल्जी बॉडी दिखता कैसे है, ये दिख रहा है, शर्माती हुई दुल्हन, फेस नहीं करती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरफ है तो वो पीट करके इस तरफ बैठी है, ठीक है, शर्माती हुई दुल्हन की तरह, ये इसको करेंगे नहीं, इस तरफ से दिखा हुआ। और फिर उसके बाद ये जो आएंगे, ये जो भी प्रोटीन्स है, सपोज ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा लिपिड है, यहाँ पे मेजर पहला काम क्या बताया मैंने गोल्जी बॉडी का, कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स का काम करेंगे। तीसरा क्या है, नहीं अभी ये छोड़ो, ये मैंने बता दिया। गोल्जी बॉडी में और क्या देखें, हाँ इन्हीं को क्या कहते हैं, सिस्टम्स। ओहो ये ज्यादा ही ऊपर हो गया ना। गोल्जी बॉडी क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, इन्हीं को सिस्टर्ने कहते हैं। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वैसे मैंने 3 बनाया, जरूरी नहीं है कि हर बार 3 ही होंगे, है ना, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें यही चीज लिखा हुआ है। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स हो सकते हैं, जिसको सिस्टर्ने भी कह सकते हैं, इतने डायामीटर के। और ये कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक, स्टैक्स की तरह। कैसे कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं और एक के ऊपर एक स्टैक्स बना के रखे हुए होते हैं। Varied number of cisternae are present in Golgi bodies. इनका नंबर can vary. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with extensive convex cysts or the forming. अच्छा चलो इसके शेप्स बता देते हैं। ये जो गोल्गी बॉडी है हमारी, जो राइबोसोम के बिल्कुल पास है, ठीक है, राइबोसोम कहाँ बोल रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो उसका फेस है गोल्जी बॉडी का, इस फेस को क्या कहते हैं, इसको सिस फेस कहते हैं, ठीक है। सिस का मतलब क्या होता है, सेम, आप लोगों ने केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा ही होगा, सिस का, सिस और ट्रांस वाला है ना। तो सिस का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और ट्रांस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ट्रांस का मतलब ऑपोजिट होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास जो स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडी का, उसको सिस कहते हैं। और जो बाहर ये जो आखिरी जो लास्ट पोर्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांस फेस कहते हैं। ट्रांस मतलब मैच्योर फेस, इसी को कहते हैं। मैच्योर फेस क्यों बोलते हैं इसको, मैच्योर फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फाइनली इसका मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी के अंदर ये गए, गोल्गी बॉडी के अंदर ये जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स गए हैं, उसका मॉडिफिकेशन करने के बाद फाइनली वेसाइकल्स के फॉर्म में, बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में, ये क्या करेंगे, छोटे छोटे वेसाइकल्स बना के गोल्गी बॉडी ट्रांस फेस से उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। तब ये चीज रीड कर लेते हैं अपन। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cysts. Cyst कैसा हमारा, convex, और the forming face. Forming face मैं बता चुकी हूँ, वो वहां से क्या रिसीव कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स रिसीव कर रहा है, क्यों वो, और फिर उसके बाद उसको फॉर्म करेगा ना, उसको उसमें मॉडिफिकेशंस लाने का काम करेगा। एंड द कनकेव ट्रांस और दे मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज से वो वेसिकल्स के थ्रू रिलीज करेगा जो भी मॉडिफाइड उसका वर्जन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स का जो भी मॉडिफाइड वर्जन है, उसको ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज से उसको रिलीज करेगा। The cis and the trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. फिर उसके बाद क्या आता है, गोल्गी apparatus. The Golgi apparatus principally forms the function of packaging materials. एक तो मैंने क्या बताया था, ये दूसरा फंक्शन है गोल्गी apparatus का, ठीक है।
पहला फंक्शन क्या था, मॉडिफिकेशन। एक फंक्शन में बता चुकी हूँ, मॉडिफाई करेगा प्रोटीन्स को, ग्लाइकोप्रोटीन्स में, लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स में चेंज करेगा। दूसरा क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करेगा। ठीक है, जैसे कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, एंडोप्लाज्म में क्या करेगा, कपड़े का फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा के बैठी, ठीक है, उसने कपड़ा बना के भेज दिया गोल्गी अपैरेटस को। गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, अगर मान लो शर्ट बनाई है तो उसमें फिर बटन्स लगाने का काम करेगा, प्रिंटिंग करने का, अगर उसमें प्रिंट करना है शर्ट में तो प्रिंट करने का काम क्या करेगा, गोल्गी अपैरेटस करेगा। और फिर उसके बाद और क्या काम करेगा, पैकेजिंग का काम करेगा। पैकेजिंग का काम क्या करेगा, उनको सबको जो भी क्लोथ मटेरियल्स है उनको पैक करेगा और अच्छे से फिर उसके बाद मैच्योरिंग फेज से उसको बाहर निकाल के उसको मार्केटिंग के लिए भेज देगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि गोल्गी अपैरेटस में हो क्या रहा है, एक तो मॉडिफिकेशन, दूसरा उसकी पैकेजिंग भी करेगा और पैकेज करके फिर जहां भी सेल को जरूरत है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, उसको पैकेजिंग करके भेज देगा। ठीक है, and to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the wall, outside the cell. Materials to be packed, materials to be packaged in the form of vesicles. किस फॉर्म में होंगे, vesicles के फॉर्म में, from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. cis phase से entry होगा, mature phase से exit होगा. This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum. यही फंक्शन है जो वो दोनों एक साथ कर रहे हैं और इनको एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, a number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. The Golgi apparatus is important site of formation of glycoproteins and glycolipids. Very important. ये एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बोल रही सॉरी, नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, कोई नहीं भूलेगा इसको। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेली हमने खत्म कर ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम्स। अच्छा, लाइसोसोम्स को भी पढ़ लो, इसका ओरिजिन, फिर उसके बाद में एक ही बार में रीड करूंगी। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है, अच्छा चलो ये गोल्गी बॉडीज है, कहाँ गए, गोल्गी बॉडीज जो है जब ये अपने मॉडिफाइड मटेरियल्स पैक करके वेसिकल्स के फॉर्म में जब वो ट्रांसपोर्ट करती है, डिलीवर करती है, तो सिर्फ कुछ कुछ तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो भी मॉडिफिकेशन वो वाली चीजें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स तो वो भेज रही है, कुछ ऐसे वेसिकल्स भी हो जाते हैं, कुछ अलग से भी वेसिकल्स वो रिलीज करता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का ही काम होता है, गोल्गी अपैरेटस से ही लाइसोसोम्स का क्या होता है, ओरिजिन होता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स किससे होता है, गोल्गी अपैरेटस से ही होता है। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम था, मॉडिफाइड चीजों को मॉडिफाई करना, पैक करके फिर वेसिकल्स के फॉर्म में भेज देना जहां भी जिस चीज की जरूरत होगी। ठीक है, टारगेटेड एरिया पे उसको वेसिकल्स को सेंड करना, रिलीज करके सेंड करना। फिर उसके बाद लेकिन वो सिर्फ मॉडिफाइड चीजों को ही नहीं करते थे, वो दूसरे तरीके के वेसिकल्स भी फॉर्म कर देते थे और फिर ये जाके आगे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली फॉर्मेशन होता था जिसका नाम क्या था, लाइसोसोम्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। इसके फंक्शंस मैं आगे रीड करके बताऊंगी। एक तो ये क्या होता है, लाइसोसोम्स कौन बना रहा है, आगे समझ में, गोल्गी अपैरेटस बना रही है। एक तो ये छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज एक तो छोटे छोटे बन गए, दूसरी चीज क्या है कि एक इसने बड़ा सा वेसिकल बना लिया। इस बड़े से वेसिकल को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वैक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, तो वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स दोनों ही किसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं,
गोल्गी अपैरेटस की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो लाइसोसोम्स हो या वैक्यूल्स हो, दोनों का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गोल्गी अपैरेटस। अब समझ में आया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये चारों के चारों ऑर्गेनेली क्यों हमने इनको ही लिया हुआ है, हाउ देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइसोसोम्स। आई होप लाइसोसोम समझ में आ गया हो। अब मैं रीड कर रही हूँ डायरेक्ट। These are membrane-bound organelle, vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, कोई भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं समझेगा इसको, ठीक है। छोटा सा है पर अपना मेम्ब्रेन लेके घूम रहा है, ठीक है। सबके पास प्रोटेक्शन है यूकैरियोट्स में, ठीक है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. ये जो लाइसोसोम्स है ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि इनके पास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये सबका खात्मा करेंगी, सबका तोड़फोड़ मचाने का काम करेंगे। देखो गाइस समझ आएंगे। इनके पास क्या है, लाइसोसोम्स के पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलाइसिस में कौन कौन से, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। दो चीजें याद करनी है, एक चीज लाइसोसोम्स में कि इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, दूसरा ये काम किस पे करता है, एसिडिक पीएच पे। बहुत ही ज्यादा एसिडिक पीएच है इसका। एसिडिक पीएच से क्या होगा, हर चीज को आराम से इजीली डाइजेस्ट कर जाएगा ये एंजाइम्स के हेल्प से। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids, in fact, nucleic acids too. I hope it is understood by you. Next is vacuoles. Vacuole is the membrane-bound space. Again, membrane-bound organelle. The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains क्या क्या चीजें पाई जाएंगी वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में सबसे पहले तो जो प्लांट वाला वैक्यूल्स है, 90% वैक्यूल्स कहाँ पे है, मतलब सेल का जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का 90% जो स्पेस है वो वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल ही कंज्यूम करके रखते हैं और वो सेल ग्रोथ में फंक्शन करते हैं। उसमें क्या क्या चीजें कंटेन करते हैं, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो चीज है सब इसी में डालो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डालो, अदर मटेरियल्स जो भी यूजफुल नहीं है सेल के लिए, सारी की सारी चीजें वैक्यूल्स के अंदर डाल के रख दो। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नीट में आ चुका है, ठीक है, कि वैक्यूल का खुद का मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90%. इसी की बात कर रही थी मैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितना वॉल्यूम कंज्यूम करके रखते हैं, 90%. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against the concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the साइटोप्लाज्म। अभी जो मैं बोल रही थी ना कि जो वैक्यूल है किसमें फंक्शन करते हैं, किसमें फंक्शन करेगा, वैक्यूल का फंक्शन क्या अभी मैंने बताया था, सेल ग्रोथ में। कैसे करता है ये देखो, ये माँ क्या हो गया, नहीं बन रहा, ओ धीरे काम करता है ये, धीरे काम तो ऐसे कैसे चलेगा। ये मान लो हमारे क्या है, सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट का सेल है तो सेल वॉल तो बनेगी, है ना। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है, मान लो 90, नहीं अभी नहीं समझाएंगे। इसके अंदर मान लो ये अभी फिलहाल के लिए क्या है, ये क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल में अगर पानी भरा है H2O, तो किसी भी चीज में अगर वैक्यूल में अगर पानी वो इकट्ठा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं,
तो एक टाइम के बाद क्या होगा, मान लो तुम बहुत सारा पानी पियो तो पेट फूल जाता है ना। वैसे इसमें क्या होता है, ये वैक्यूल में जब बहुत सारा पानी सेल का मोस्ट ऑफ द पानी अगर सेल का वैक्यूल के अंदर ये शिफ्ट होने लग जाता है तो क्या होता है, इसका जो वैक्यूल है वो सारा का सारा वो सेल का शेप बढ़ा देता है और ये जो वैक्यूल है वो बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का हो जाता है, इसलिए 90% है। ठीक है, और ये क्या कहता है फिर उसके बाद इनमें प्रेशर लगाता है, इनको प्रेशर लगाता है तभी तो इनका सेल ग्रोथ में हेल्प करता नहीं है, क्योंकि ये फिर जब भी इसका पानी ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा सेल के अंदर तो वो क्या करेगा, वो सेल वॉल पे सेल मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाएगा ना, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ इनका ऐसी होता है। फिर उसके बाद 90% वॉल्यूम है, अब ये करेगा क्या, सेल के अंदर जितने भी जैसे मान सपोज पोटेशियम है, मान लो कोई भी आयन है, कोई भी आयन जो सेल के अंदर है वो क्या करेगा, सारा का सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कल मैंने क्लास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बता चुकी हूँ, एटीपी का खर्च करके जो काम करे मूवमेंट का वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या होगा, बहुत सारे आयंस क्या होंगे, बहुत सारे आयंस की एंट्री इन्हीं की वजह से होती है। यही चीज लिखा हुआ है कि इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस and the other materials against concentration gradient into the veg। against concentration मतलब gradient मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इनमें हो रहा है। अमीबा में अच्छा ये जो वैक्यूल्स है अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनेली में अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं। अमीबा में क्या करते हैं, अमीबा में कौन कौन से वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्या काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। दूसरा क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन मेनी ऑफ द सेल्स इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय engulfing द फूड पार्टिकल्स। दो चीजें, अमीबा में कौन कौन से वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं ना बेटा, वैसे ही अमीबा में क्या पाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा, और दूसरा क्या पाया जाएगा, फूड वैक्यूल्स पाए जाएंगे। फूड वैक्यूल्स का खाना डाइजेस्ट करने का काम करेंगे है ना, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करेगा क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स फिनिश माइटोकॉन्ड्रिया, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope। माइक्रोस्कोप में अगर देखना है माइटोकॉन्ड्रिया जी को तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा स्टेनिंग करके, अदरवाइज ये तुमको ना दर्शन नहीं देंगे, है ना, वीआईपी दर्शन देंगे ये। तो ये कौन से इनको स्टेनिंग करती है, जहां तक मुझे याद है जेनस ग्रीन स्टेन, ठीक है, ये स्टेन को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया जी को देखा जाता है, ठीक है। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed। वेरिएबिलिटी कहाँ कहाँ दिख जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ वेरी करेगा, नंबर में, शेप्स की वजह से, साइज की वजह से, वेरिएशन इन माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी सी, ठीक है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप, कौन से शेप का होता है, सॉसेज शेप। ये आई थिंक ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, सॉसेज शेप का होता है, या फिर सिलेंड्रिकल के, हैविंग अ डायामीटर ऑफ 0.2 से 1 म्यूएम एवरेज, और लेंथ क्या है इनकी 1 से 4.1 म्यूएम तक। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन। ओ माइटोकॉन्ड्रिया जी, क्या हो गया,
अच्छे से काहे नहीं हो रहे बेटा, इतना दुखी नहीं होना चाहिए। इधर आओ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 लेयर वाली स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। Double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into 2 aqueous compartments. That is the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. ये चीज मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म हो, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में जो समझा चुकी हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। तो ये क्या है, ये चीज दिख रहा है यहाँ पे भी, जो मैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स जो समझा रही थी मैं थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में, क्या थोड़ी देर पहले समझा रही थी, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो मैं समझा रही थी। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, और बाहर वाले को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और इससे क्या होता है, अलग अलग 2 कंपार्टमेंट्स में बढ़ गई चीजें, इनका जो फ्लूइड मैट्रिक्स है 2 अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए ना इनके, बस यही चीज। तो याद बस ये रखना है कि जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इनर आउटर कंपार्टमेंट डिवाइड हो गया ना, बस ये वही चीज है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कट, आई होप ये दिख रहा हो, मैंने छोटा कर दिया। द outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called the cristae, जो towards the matrix. अब तुमने, अच्छा मैं यहीं पे बता दूं, ये क्या हमारा, ये हमारा सेल है, नहीं अब ये सेल छोड़ो, माइटोकॉन्ड्रिया है। बाहर वाला क्या है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, ये हमारा है आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो सीधी नहीं होती है, देखा है, बड़ा भाई समझदार होता तो छोटा एक तो नालायक निकलेगा ही निकलेगा, उसको दिमाग में खुरफाती ही चलेगा, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने का वो करेगा ही करेगा। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सीधी सादी है। इनर मेम्ब्रेन देखो, इनर मेम्ब्रेन ऐसे नहीं होती होता, इनर मेम्ब्रेन में होती है फोल्डिंग्स, ठीक है। इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, क्रिस्टे। ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये मैं पढ़ा क्या रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इस क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स। ये भी चीजें मैंने बता दी। अच्छा ये फोल्डिंग्स ऐसा क्यों है कि बाहर वाली सीधी है, वो तो शेप मेंटेन कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, और अंदर वाली इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि उसको बहुत सारा स्पेस चाहिए, एरिया इंक्रीज करते हैं। एरिया क्यों इंक्रीज करना है भैया, इनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि इनको टेढ़े मेढ़े होके लार्ज एरिया चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इनके, जो यहाँ पर है ना रेस्पिरेटरी, रुको दिखाते रहूंगा, इनके मेम्ब्रेन पे क्या लगे होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए ये ऐसी इनफोल्डिंग्स होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टे कहते हैं। अब इसमें एक और चीज और क्या बताना था मुझे, चलो अभी याद आएगा तो बताएंगे।
द क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अच्छा ये तो मैंने यूकैरियोट्स में बताया। रेस्पिरेशन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, बताओ। अब ये नहीं बोलना 11th क्लास में आगे कि तुमको रेस्पिरेशन नहीं पता। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग प्रोसेस। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाने को, एटीपी बनाना है हमें, एटीपी बनाने को कहते हैं रेस्पिरेशन। ग्लूकोज तोड़ने का, एटीपी बनाने का, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। कोई कंफ्यूज नहीं होगा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस में, ठीक है। और ये मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, जो रेस्पिरेशन है, ये बताओ, ये तो मैंने यूकैरियोट्स का बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रहा है। जरा मैं तुम लोगों का नॉलेज टेस्ट करें, जरा याद करो तो प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म कर रहा था? बताओ बताओ, लगाओ अपनी बुद्धि पे जोर, लगाओ लगाओ बेटा। प्रोकैरियोट्स में कौन कर रहा था? मीसोसोम्स कर रहे थे। उनके भी फोल्डिंग्स थे ना। मीसोसोम्स क्या थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स थे। और वो इतने वो भी क्या कर रहे थे? सरफेस एरिया ही तो इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि वहां पे भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स थे, उनको वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करना था। याद आया कुछ? पढ़ा लिखा करो। टू मेम्ब्रेन हैव देयर, कहां तक पढ़ा दिया हमने? हाँ, द क्रिस्टे, ये फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। द क्रिस्टे increases the surface area. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondria function. Mitochondria are sites of aerobic respiration. अपन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ना। They produce the cellular energy in the form of ATP. रेस्पिरेशन यहीं पर हो रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था? एटीपी बनाने का। तो काम कौन करेगा? इधर ही हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और जो यहाँ पे सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? सेलुलर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकल रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी बना रही हैं ये। सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट काम है? तुमसे ज्यादा काम की है तुम्हारे सेल्स। Hence they are called powerhouses of the cell. Powerhouse of the cell कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो एटीपी बना रही है। The matrix also possess a single circular DNA. जो हमारा इनका माइटोकॉन्ड्रिया जी का मैट्रिक्स है, उसमें क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए भी कौन से वाले होंगे? नहीं, वो तो सिंगल सर्कुलर डीएनए। ओके, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। और क्या क्या है इसके अंदर? कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स कौन सा प्रेजेंट है? 70S। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स है तो प्रोटीन्स का तो काम होगा ही होगा। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ये चीज याद रखना, यहाँ पे जो राइबोसोम्स मिल रहे हैं, कितने यूनिट के मिल रहे हैं? 70S, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स मिलेंगे वो 80S के मिलते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनके ल्यूमेन के अंदर, उसके मैट्रिक्स के अंदर जो क्या कहते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं, वो हमेशा 70S के होते हैं, 80S के नहीं होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं, उनके वो हमेशा 80S होता है, और अंदर वाले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके 70S होते हैं, प्रोकैरियोट्स की तरह, ठीक है, भूलने का नहीं। नेक्स्ट इज plastids. Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. Plant cells में मिलेंगे, euglenoids में मिलेंगे। These are easily observed under the microscope as they are large. इनको देखा जा सकता है, इनके लिए वीआईपी दर्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। They bear some specific pigments. Plastids में काम क्या होता है? पिगमेंट्स के लिए फेमस है भाई साहब, पिगमेंट्स स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको प्लास्टिड्स कहते हैं। Thus imparting specific colors to the plants. पिगमेंट से याद आया, मुझे एक और चीज बतानी है। रुको रुको, छोड़ो, यहीं पे बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं।
क्योंकि इतना कौन ऊपर स्लाइड करे, है ना। पिगमेंट से मुझे याद आया, प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स का काम क्या है, फ्लावर्स को या फिर प्लांट्स की जो भी है, लीव्स वगैरह प्लांट्स को या फिर फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर देना, है ना। एक पिगमेंट ऐसा भी है जो वाटर सॉल्युबल और वैक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, पर्पल कलर देते हैं। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, पिगमेंट क्या लिख रही हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ बताओ तो। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, इस पिगमेंट का नाम क्या है, एंथोसाइनिन, एंथोसायनिन। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, वैक्यूल्स में। इकलौता, ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, इसलिए मैंने तुमको याद दिला दिया, ठीक है। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ये कहाँ पे पाया जाता है, वैक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। और ये किस कलर का होता है, कौन सा कलर देता है ये, पर्पल है, पर्पल से नहीं, पर्पल से लिखते तो दिखता नहीं है ना तुम लोग, चलो। एंथोसाइनिन, और ये कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, पर्पल कलर का। इतना चीज ये याद रख लो, ठीक है, बस ये यही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से अलग अलग इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्लास्टिड्स में क्या क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट, ये आएंगे। दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के ये 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये अलग अलग पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, एवरीबॉडी नोज, एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for the photosynthesis. I hope, मुझे इतना तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुमको पता होगा कि ये पिगमेंट्स का है, मतलब यूज क्या है। देखो बेटा, ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये पिगमेंट्स ही हैं जो लाइट, सन रेज में से कौन सी लाइट चुरानी है, कौन सी लाइट ट्रैप करनी है, कौन सी रे, मतलब कौन से कलर की तुमको सनलाइट में से रे ट्रैप करनी है, वो कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ये पिगमेंट से रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमें अगर प्लांट ग्रीन है तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसका रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट ग्रीन होने के लिए जो लाइट उसको चाहिए होगा, वो सनलाइट से उस लाइट को ट्रैप कर लेगा, और तभी हमें ग्रीन कलर का प्लांट या फिर जो भी चीज है वो दिखती है हमें, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स का यही काम है, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सी लाइट हमें जरूरत है वो उसको ट्रैप करते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ये चीज याद रखनी है, कृपया कर इसे याद रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या बता दी है मैंने, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for trapping energy, for which are essential for the photosynthesis. In chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll and others are present. क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड है, पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, xanthophyll और बाकी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये कौन कौन से कलर रिस्पॉन्सिबल है देने के लिए प्लांट को, येलो है, ऑरेंज है और रेड कलर है। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या है भैया, ये सही है, ये है हमारे कलरलेस प्लास्टिड of varied shapes and sizes with stored nutrients. ग्लूकोप्लास्ट ही एक ऐसा चीज है जो जिसमें कोई कलर, मतलब कलरलेस होता है, ये सिर्फ स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। क्या क्या स्टोर करता है,
अमाइलो न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। सब उसमें पहली चीज क्या है, अमाइलोप्लास्ट, जो क्या है स्टोर करेगी, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करती है, एग्जाम्पल पोटैटो। इलायोप्लास्ट है दूसरी, इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज एल्यूरो, नहीं ये दिख नहीं रहा होगा ना तुम लोगों को, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन्स। ये चीजें तुम लोग याद करके रखना कि कौन कौन ल्यूकोप्लास्ट के तीन कौन से टाइप्स है और वो क्या चीज कौन सा न्यूट्रिएंट वो स्टोर करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। अब मैं तुम लोगों को एनाटॉमी नहीं पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में मिलता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। These are lens-shaped, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelles having variable length. ये length है, ये width है. Their numbers varies from a 1 per cell of the. ये जो plastids है, ये अलग अलग नंबर्स के हो सकते हैं, जैसे वन प्लास्टिड किस में पाया जाता है, क्लामाइडोमोनास में। ये एग्जांपल्स याद करने हैं, यही चीज है। क्लामाइडोमोनास में से कौन, ये पूछ सकते हैं कि एक ही प्लास्टिड नंबर के बेसिस पे वो पूछ सकते हैं कि एक वन प्लास्टिड पर सेल किस में प्रेजेंट होगा, क्लामाइडोमोनास। दूसरी चीज क्या है, ग्रीन एल्गी अप टू दिस 20 to 40% सेल इन द मेसोफिल लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। ओके फाइन, ये दिया हुआ है। Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। One of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Less permeable है. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. अंदर वाले लेयर को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। अब ये समझ में आ रही है स्ट्रोमा कैसे है, चलो समझा ही देते हैं, स्ट्रोमा भी बता देते हैं। फिर से ये ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल की बात की जा रही है। अब ये क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट बाहर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हमारा साइटोप्लाज्म ही होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में साइटोप्लाज्म। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड में हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और फिर इनसे क्या होता है, अलग अलग फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रोमा कहेंगे, ठीक है। और बाहर क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फ्लूइड, दैट इज ऑलवेज साइटोप्लाज्म। A number of organized flattened membrane sacs called thylakoids are present in the stroma. The thylakoids are arranged in the stacks like the piles of coins called grana, called the integral, or it is called the integral thylakoids. अब ये देखो ये क्या है, चलो ये वाला भी स्ट्रक्चर बता ही देते हैं फिर उसके बाद। आई होप ये तुम लोगों को दिख रहा होगा क्या है ये स्ट्रक्चर, नहीं है तो जूम कर देते हैं हम। ये स्ट्रोमा में बता चुकी हूँ, ये थाइलाकॉइड। इस स्ट्रोमा में क्या पड़े हुए हैं बेटा, जैसे ये दिख रहा है, एक इस एक जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर ये पड़ा हुआ है, कॉइन्स के क्या है, बहुत सारे स्टैक्स पड़े हुए हैं, लेकिन इस एक कॉइन के नाम को क्या कहेंगे, थैलाकॉइड कहेंगे। एक को क्या कहेंगे, थैलाकॉइड कहेंगे, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। और बहुत सारे थैलाकॉइड ऐसी, बहुत सारे थैलाकॉइड्स का स्टैक्स जब बन जाता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को
क्या कहेंगे हम? ग्रेना। ठीक है। और बहुत सारे जब ग्रेना 1, ग्रेना 2, ये दिख रहा है बहुत सारे ग्रेना जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रेना इसमें पड़े हुए हैं स्ट्रोमा में। अब इसमें क्या है, ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन देख लिया, ये इनर मेम्ब्रेन देख सकती है, ग्रेना मैंने बता दिया, थैलाकॉइड बता दिया। अब ये चीज क्या है कि ये एक थैलाकॉइड, एक ग्रेना और दूसरे ग्रेना, ये दिख रहा है, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, दो ग्रेनास आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, यहाँ पे थैलाकॉइड्स का, थैलाकॉइड्स से बने हुए ग्रेनास पड़े हुए हैं। एक ग्रेना हो गया, ये दूसरा ग्रेना हो गया, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये इंटरकनेक्टेड किसकी वजह से? स्ट्रोमा लैमेले से। इतना ही है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आई होप मैंने ये चीज